हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की क्लास। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। उसके आगे हम देखते हैं कि अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र ने किस रूप में परिभाषित किया है। तो पहली परिभाषा हम देखेंगे प्रोफेसर बोल्डिंग की, और उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा है। तो पहले लिख लेते हैं प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा क्या है। प्रोफेसर बोल्डिंग व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। योग का बल्कि इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्रीय आय से होता है। कीमतों से व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है। तो ये हमारी प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा है। उन्होंने क्या बताया है कि व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं होता है बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है, और व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से दिया जाता है। क्यों?
क्योंकि हम अगर किसी भी की अर्थव्यवस्था में किसी भी गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार का अध्ययन नहीं करेंगे, संपूर्ण राष्ट्र का अध्ययन करेंगे। और जैसे इसमें व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से अध्ययन होता है, व्यक्तिगत कीमत से नहीं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो कीमत दे रहा है उसका अध्ययन हम नहीं करते हैं। समाज में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं वो जो भी वस्तु खरीद रहे हैं तो उनको सामान्य लाभ प्राप्त होना चाहिए, इसलिए हम समान कीमत स्तर से का अध्ययन करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं, पहली विशेषता है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण। दूसरी हमारी विशेषता है व्यापक विश्लेषण। व्यापक विश्लेषण। तीसरी विशेषता है हमारी व्यक्तिगत की अपेक्षा समूहों का हित। क्या है? व्यक्तिगत की अपेक्षा समूहों का हित। समूहों का हित। और लास्ट हमारी जो है परस्पर निर्भरता। लास्ट विशेषता है परस्पर निर्भरता। अब इसको हम समझते हैं कि व्यापक दृष्टिकोण क्या है। तो व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम क्या करते हैं? हम सूक्ष्म चरों का अध्ययन नहीं करते हैं, हम व्यापक रूप से व्यापक चरों को लेके उसका अध्ययन किया जाता है। ये नहीं कि हमने एक वस्तु को ले लिया और उसका अध्ययन कर लिया, नहीं, हम जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं में वस्तुएं हैं उनको लेके हम उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा है हमारा व्यापक विश्लेषण। व्यापक विश्लेषण के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था में होने वाली जितनी भी राजस्व घटनाएं हैं, मौद्रिक नीतियां और राजकोषीय नीतियां, उन सब का अध्ययन हम व्यापक विश्लेषण के अंतर्गत करते हैं। अब तीसरी विशेषता है व्यक्तिगत की अपेक्षा समूहों का हित। ये जैसे कि हमने प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा में भी देखा है कि हम एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन नहीं करते, एक व्यक्ति की आय के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, एक व्यक्ति की कीमत स्तर के बारे में नहीं अध्ययन करते हैं, बल्कि हम यहाँ पर राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन करते हैं, सामान्य कीमत स्तर के बारे में अध्ययन करते हैं, संपूर्ण रोजगार की अर्थव्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और हमारा चौथी विशेषता है परस्पर निर्भरता। तो जो हमारे साम्य स्तर पे के प्रभाव हैं और जो उस पर निर्भर होते हैं, उन सब का हम अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो ये हमारी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषताएं। व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक विश्लेषण, व्यक्तिगत की अपेक्षा समूहों का हित और परस्पर निर्भरता। अब आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।